हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार नमस्ते करना चाहूँगा। मैं बहुत टाइम हो गया था, वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि अब जैसे स्लावियो को ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं। ये मैंने परचेज़ की थी 12 मार्च को 2022 में। तो मैंने सोचा कि इसका एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू बताया जाए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं निकला था, थोड़ा सा काम भी था, मैंने सोचा कि वो काम भी किया जाए और एक इसका ओनरशिप रिव्यू भी बनाया जाए कि कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस, कैसी रही है ये गाड़ी, मतलब क्या क्या दिक्कतें आई ओवर दिस पास्ट 3 इयर्स। तो उसी के बारे में बात करेंगे और यही है थोड़ा सा फुटवर्क भी डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को एंटरटेनिंग भी लगे और आप लोग थोड़ा कुछ सीखते भी रहो साथ साथ। तो आज ये टोटल जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी रहने वाली है और ये हमारी वीडियो रहेगी ओनरशिप रिव्यू के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी चीज़ें भी कि ये मतलब फ़र्स्ट चॉइस क्यों थी, मतलब मैंने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी और क्या क्या ऑप्शंस थे मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल, और एट द एंड मतलब यही गाड़ी क्यों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखो, हम बात करें कि हमने कब ये गाड़ी ख़रीदी। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता ही दिया था, तो 11 मार्च को मेरे फादर साहब का बर्थडे होता है। तो हमने ये सोचा था कि फादर साहब के बर्थडे वाले दिन गाड़ी निकालेंगे। तो 11 को हुआ क्या कि ये गाड़ी दरअसल उस टाइम जब ये आई थी तो उसी टाइम मतलब 1.5 ये आया ही था। तो उस टाइम शायद जब मैंने परचेज़ किया तो उस टाइम शायद ये 1.5 थी भी बहुत लिमिटेड, मतलब यहाँ पे शायद उस टाइम ये या तो फर्स्ट बिकी थी और मतलब यहाँ पे शिमला में तो नहीं थी उस टाइम पे, और सोलन में भी शायद 1-2 होगी कोई जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी। तो ये चंडीगढ़ से मंगवाई थी उन्होंने, जो डीलरशिप वाले थे सोलन में। तो फिर हमारे को 11 को ये डिलीवर नहीं हो पाई, तो हमने 12 को ये गाड़ी परचेज़ की, मतलब 12 को हमने डिलीवरी ली थी इस गाड़ी की। अच्छा, उस टाइम पे अगर बात की जाए इसके प्राइस की, तो ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड शायद अराउंड टोटल सब कुछ कर के शायद 18 लाख के करीब पूरा, मतलब ये रखो टोटल 18 लाख का विद डॉक्यूमेंट्स और विद अगर आप चॉइस नंबर बोलो, बिकॉज मतलब मेरी जो सारी गाड़ियाँ हैं उनका एक ही नंबर है 2788, तो वही नंबर हमने उस टाइम पे लिया था। तो ये रखो टोटल 18 लाख के करीब ये उस टाइम पे गाड़ी पड़ी थी। और अब बात करते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या ऑप्शंस थे अवेलेबल और इससे पहले मैंने क्या सोचा था और क्या सोच के ये गाड़ी ख़रीदी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं बात करूं इससे पहले देखो, मैं ओन करता था, जो मतलब मेरे पास गाड़ियां थी वो मारुति 800 थी, और एक तो डिज़ायर थी अपनी, वो डीजल है मेरे पास, और इग्निस वो भी डीजल है। तो बेसिकली क्या था कि मुझे शौक था, मतलब मुझे शुरू से चाहिए थी एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। थोड़ा सा मुझे था कि क्रेज़ था, एक तो मॉडिफिकेशन का है थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि 1.0 पहले मैंने पोलो का देखा, पहले मैंने बचपन में भी सोचा, जब मैंने डिज़ायर लेनी थी उससे पहले मैंने पोलो प्लान की थी डीजल में, बट उस टाइम फिर कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए फिर मैंने वो ली नहीं उस टाइम पे। तो मुझे डैड का कॉल आ गया था, तो थोड़ी सी वीडियो कर दी थी मैंने पॉज। तो हम थे कि ये गाड़ी क्यों। तो उस टाइम पे देखो, मेरे पास जो ऑप्शन था, पहले तो मैंने वॉक्सवैगन पोलो, आप लोगों को अगर पता होगा मैंने एक वीडियो में भी पहले बात की है, तो मैंने इससे पहले वॉक्सवैगन की पोलो हाईलाइन प्लस जो मॉडल आता था, हाईलाइन मॉडल आता था, मतलब टॉप ऑफ द वेरिएंट था, उससे ऊपर GT आता था। तो मैंने वो वाइट कलर में बुक करवाया था, इवन बुकिंग अमाउंट भी दी थी, सब कुछ हो गया था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें स्पॉइलर भी लगवा दिया था। मतलब क्रेज़ बहुत ज़्यादा था उस गाड़ी का, बहुत ज़्यादा। आज की डेट में मैं बोलूँ पोलो का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है मुझे। तो हुआ क्या कि पोलो, मतलब पता नहीं, वो हो सकता है कई बार आप बोल सकते हो कि किस्मत में नहीं होती है कुछ चीज़ें, या किस्मत में स्लाविया का आना था, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अब नहीं बोल सकते हम। तो उस टाइम पे फर्स्ट मतलब जो मेरी प्रेफरेंस थी वो थी पोलो, बिकॉज मुझे गाड़ी चाहिए थी परफॉर्मेंस वाइज। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब फिर मैंने स्किप कर दिया वो प्लान, मैंने नहीं ली पोलो। नवंबर में शायद मैंने बुक करवाई थी 2021 में, और उसके बाद मैंने अपनी बुकिंग वगैरह, मतलब वो जो बुकिंग अमाउंट था वो रिफ़ंड कर दिया था उन्होंने। तो ऐसी सी बात हुई।
तो उसके बाद मैंने सोचा मैं कहा कुछ टाइम रुक के कोई और गाड़ी देखेंगे। तो स्लाविया का कुछ वो हुआ, मेरे ख्याल से जनवरी के करीब कुछ इनकी मतलब वीडियो वगैरह आई। तो उस टाइम मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैं कहा भाई गाड़ी लेनी है तो यही लेनी है, और इसमें 1.5 पेट्रोल टर्बो आ रहा है एंड दिस कार वुड बी अमेजिंग परफॉर्मेंस वाइज एंड सब कुछ। तो क्या बोलते, फिर भाई ने बोला कि हाँ ठीक है जब आती है तब देखते हैं भैया। और मैं मतलब ना बड़ा फ़ैन हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे तो स्क्रीन व्रीन भी है, सब कुछ है, जो मतलब आपका ये है मीटर है इसमें भी मुझे, क्योंकि मैंने इससे पहले सुपर्ब देखी थी तो सुपर्ब बहुत प्यारी लगती थी और ऑक्टाविया VRS बहुत प्यारी लगती थी, मतलब उसकी ये जो डिजिटल वो था। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने गाड़ी परचेज़ की उस टाइम, मतलब मुझे पता नहीं था कि इसमें और कोई मीटर के इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता था वैसे, बट आजकल मैंने ये वाला रखा है बिकॉज इसमें RPM भी आ गया है ऊपर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने मतलब ये कर लिया, और मैंने अपने सिस्टर को भी फ़ोन कर दिया बिकॉज़ ये वैसे मैं सच बात बोलूँ आप लोगों से क्या छुपाऊँ, ये मुझे मेरी सिस्टर ने ख़रीद के दी थी गाड़ी। कुछ मैंने अपनी सेविंग्स की थी, कुछ मेरी सिस्टर ने हेल्प की है, और बाकी EMI वगैरह वही देती थी इसकी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये मतलब इसका 1.0 पहले वो आया, फिर हमने वीडियोज़ वगैरह देखी, मैं कहा अभी तो 1.0 है, तो मैं कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया शोरूम को कि मुझे ये लेनी है स्लाविया। मतलब मैंने वहाँ पे शोरूम में किया, बट उस टाइम 1.5 नहीं आई थी, तो 1.5 का मतलब कुछ ऐसा सच वो नहीं था, मतलब पता नहीं था कि क्या प्राइसिंग होगी, क्या कुछ होगा। तो जैसे ही इसकी प्राइसिंग आई तो मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा जी आप बुक कर दो ये गाड़ी। और मैंने पहले कराया था जो इसका एक वो ब्लू कलर आता है, तो वो मैंने वो बुक करवाया था। लेकिन हुआ क्या कि वो मिला नहीं पहले, और इन्होंने फिर क्या किया कि चंडीगढ़ से वो ये वाली गाड़ी मेरे को मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भेजी, जो वहाँ पे डीलर थे उन्होंने बोला करते कि चंडीगढ़ में एक बोलते सिल्वर कलर की 1.5 पड़ी है, ये TSI है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो अगर आपको ये चाहिए तो हम मंगवा देते हैं कल के लिए। और बस फिर वो वैसे ही बन गया। बस फादर साहब से बात हुई, उस दिन फादर साहब का बर्थडे था, और बस हमने सोचा मतलब फादर साहब का 10th को बर्थडे, मतलब 10th को हमारी बात हुई, 11th को फादर साहब का बर्थडे था, बट 11th को वो आ नहीं पाई गाड़ी, तो हमारी 12th को हमारे को डिलीवरी मिली इस गाड़ी की। तो ऐसा ज़्यादा उस टाइम पे वर्चस नहीं आई थी, तो हो सकता है कि मैं प्लान करता वर्चस भी ले सकता था। वर्टस वैसे मैं बहुत ज़्यादा कई बार ये गलत बोल देता हूँ वर्ड सॉरी। तो वर्टस भी थी मेरे पास, वर्टस को मैं रख सकता था, बट उस टाइम पे क्या हुआ कि वर्टस सिर्फ इसमें आती थी DSG ऑप्शन के साथ ही आती थी, मतलब आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और स्लाविया में भी था। लेकिन मुझे देखो मैं आपको सच जो बात बताऊं, क्योंकि मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं ऑटोमेटिक प्लान कर सकूं, बिकॉज वो शायद 2-2.5 लाख रुपए महंगा था, बिकॉज वो 2021 की पड़ रही थी, मतलब इन द मिडल ऑफ 20 to 21 वाली रेंज इसमें फॉल कर रही थी ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक मैंने लिया नहीं, बिकॉज फादर भी जो है मेरे फादर साहब है वो भी प्रेफर नहीं करते ज़्यादा ऑटोमेटिक कार्स। तो उस टाइम पे फिर हमने प्लान किया कि चलो ठीक है स्लाविया 1.5 MT मतलब परफेक्ट चॉइस है हमारे लिए, तो हमने ले ली 1.5 MT, या भी गई। उसके बाद वर्टस आई, तो वर्टस के टाइम में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बिकॉज वर्टस बहुत प्यारी आई। वर्टस में जो चीज़ें उन्होंने मतलब स्पॉइलर वगैरह दे दिया, मतलब रियर उसमें जो कि, और उसका प्राइस कम था इन कंपैरिजन टू स्लाविया, वो थोड़ा सा मुझे लगा। और उसका ऑटो, बट उस टाइम पे ये था कि उसका जो GT वेरिएंट आता था वो अवेलेबल था सिर्फ ऑटोमेटिक में, तो ये था कि हाँ मतलब जो मेरी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है उससे तो वो महंगी ही थी, लेकिन जो उसका ऑटोमेटिक वर्जन था उससे वो कॉस्टली थी। स्कोडा स्लाविया की जो DSG वाली थी उससे ज़्यादा कॉस्टली थी, और ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं उसमें। बट ये है कि हाँ थोड़ी सी अगर आप देखो वर्टस और इसको कंपेयर करो तो स्लाविया थोड़ी सी आपको क्लासी लगेगी गाड़ी, और थोड़ा सा आपको इंटीरियर इसका बेटर लगेगा, इन मतलब मेरी ओपिनियन तो ये है। बाकी अगर एक्सटीरियर की लुक्स की बात करें तो वर्टस की मतलब जो एक्सटीरियर है, वर्टस का जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है इन कंपैरिजन टू जो हमारी ये है। अच्छा, जो इसका मोंटे कार्लो एडिशन है, अगर उसमें 17 इंच के मतलब अगर वो आ जाए अलॉय व्हील्स, तो इसकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी। और जो हमारे मतलब उसमें एरो किट आ रही है अब, तो वो चीज़ें हैं। तो ये कुछ बातें थी कि क्या क्या था। अब बात करनी हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। एक तो ट्रैफिक है, आज ट्रैफिक पे इतना ज़्यादा आपको पता ही, आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता होगा ट्रैफिक में वीडियो देखने का, बट मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी रखी जाए, थोड़ी सी आप लोगों से भी बात हो जाएगी, और थोड़ा आज मतलब बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं बनी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो अच्छी सी बने ये वाली, और थोड़ी सी लंबी भी बने। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं कि अच्छा हाँ, अब हम बात करते हैं कि इन कंपैरिजन टू ओल्ड कार्स
मतलब इसमें क्या फ़र्क है, मतलब जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी जैसे कि हमारी रैपिड आती थी, और मतलब जैसे आपकी मतलब टॉप ऑफ द लाइन जो उसका वेरिएंट मतलब जो मॉडल होगा रैपिड का उस टाइम पे, मेरे ख्याल से, अब मेरे को भी ज़्यादा स्टाइल वेरिएंट ही आता होगा उसमें, मुझे नहीं ज़्यादा पता, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब तो शायद इसमें प्रेस्टीज वगैरह वो दूसरे मॉडल्स है, वो तो मैंने चेक भी नहीं किया है कि क्या क्या है, सिर्फ मुझे मोंटे कार्लो का पता है, और एक जो अब स्पोर्ट लाइन वर्जन आ रहा है कुछ, उसका मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो अब देखो, हाँ, पहले अगर हम पुरानी गाड़ियों पे भी स्विच ना करें, 1.0 और 1.5 ही क्यों, ये भी एक टॉपिक रहता था। तो 1.0 और 1.5 इन दोनों का देखो, मैं अगर एक बात करूं कि जो 1.0 है, मुझे देखो वो वैसे ही नहीं लेनी थी, मुझे 1.0 वैसे ही नहीं लेनी थी, बिकॉज 1.0 अगर मुझे लेनी होती तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज 14-15 लाख उस पर स्पेंड करने से ज़्यादा अच्छा था कि मैं फिर 1.0 पोलो ले लेता। तो स्लाविया 1.0 मतलब मेरे लिए नहीं थी, बिकॉज मैं देखो, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा 1.0 स्लाविया आप मत लो, बट मेरी प्रेफरेंस कुछ और थी, मुझे गाड़ी चाहिए थी एक मॉडिफिकेशन के लिए। अभी मैं इसको इसलिए मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अभी एक कोई जो प्रीमियम कार है वो यही है। अगर मुझे कहीं अभी आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाना है तो मेरे पास सिर्फ एक ये ऑप्शन बचता है, अगर मुझे दिल्ली जाना है, और मैं इस टाइम पे ये नहीं कर सकता कि अगर मैं इसमें कुछ भी काम करवाऊँ और वो इलीगल हो जाए, जिसकी वजह से आपको पता ही है घर पे भी 100 चीज़ें हो जाती है, घर वाले बोलेंगे कि ये क्या कर दिया है तूने, कि हमारे को पुलिस वाले रोक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इसलिए मॉडिफिकेशन मैंने एज सच कोई स्टार्ट नहीं है, सिर्फ अलॉय व्हील्स चेंज किए हैं और एक K&N डाला है। K&N भी वो थोड़ा सा मेरे ही रिस्क पे है, बिकॉज K&N मेरे घर वालों को तो पता नहीं है, देखो उसकी नॉलेज नहीं है उन लोगों को कि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर क्या है। बताया उनको मैंने वैसे कि इसमें एयर फिल्टर चेंज करवाया है, बट वो होता ही है कि उनको कॉस्ट वगैरह नहीं बता सकते आप कि इसकी कॉस्ट क्या है। वो बोलेंगे क्यों भाई, ये तो हर सर्विस में तू चेंज भी करवा सकता, तब भी इतना वो नहीं था। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब देखो 1.0 और 1.5 की देखो हम बात उस पर टॉपिक पर रहते हैं। तो 1.0 मेरे मतलब की नहीं थी, बिकॉज मुझे देखो कुछ टाइम बाद मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, मैं इसमें मतलब कुछ चीज़ें करूंगा जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी। एक जो मेरा अभी इसमें अलॉय व्हील है वो मैंने चेंज करवाना है, वो अभी मैं आपको सच बात बताता हूँ। इसमें जो मैंने मतलब आपको टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ, टायर प्रोफाइल है 225/45 R17 और ये परफेक्ट साइज़ है अकॉर्डिंग टू जो कंपनी ऑफर करती थी, मैंने बिल्कुल मैच करके लगाया है ये। और जो इसमें अलॉय व्हील है वो प्रो रेस का है, ये लेंसो का जो ओरिजिनल एक डायना जैगर आता है उसकी ये रेप्लिका है। तो देखो मुझे इस अलॉय के ऊपर भरोसा नहीं है, बिकॉज अगर मैं हाई स्पीड पे चलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कभी कहीं अलॉय क्रैक हो गया तो बहुत कुछ चीज़ें वर्स हो सकती है। खैर ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये भी अच्छे वैसे तो बने तो मतलब वो कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बने होते हैं, बट ये कि हाँ, ये सबसे पहले जो मैं चेंज करने वाला हूँ इस चीज़ मतलब इस गाड़ी में, तो सबसे पहले मैं आई विल गो विद द व्हील्स, वो सबसे पहले चेंज करूँगा। उसके बाद हाँ, अगर मैं कोई गाड़ी प्रीमियम खरीदता हूँ इसके बाद, मतलब कोई अगर मैं मतलब अभी बता नहीं सकता कि मैं कौन सी गाड़ी खरीद सकता हूँ, बिकॉज अभी तो बजट बहुत ज़्यादा कम है, बट हाँ आने वाले 2-3 साल में कोई मैं अगर प्रीमियम गाड़ी खरीदूंगा तो आई विल स्टार्ट मॉडिफाइंग दिस कार। तो उस टाइम पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं मॉडिफाई करूँगा, वो आप लोगों को बताता भी रहूँगा उस टाइम पे, और हम करेंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब एरो किट वगैरह भी लगाएंगे जो इसमें स्लाविया में आती है कंपनी से, वो भी मैं लगाऊंगा, बट वो अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, वो मुझे पड़ रही है अराउंड 22,500 रुपये की, तो वो अभी मैं नहीं कर सकता, अभी इतना बजट नहीं है मेरा। और जब मैं प्रीमियम कोई गाड़ी खरीदूंगा इसके बाद तो मैं इसकी कुछ चीज़ें मतलब चेंज करवाऊंगा, काफ़ी कुछ चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, तो वो उस टाइम पे करेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक पे मूव करते हैं, इन कंपैरिजन टू पुरानी गाड़ियाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें इस टाइम पे इम्प्रूव हुई है और क्या क्या चीज़ें डाउनग्रेड हुई है। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखो बात करूं, जब मैं पोलो के टाइम पे जब हम पोलो देखने गए थे, तो जो एक मतलब आप डोर को पकड़ते हो, डोर को खोलते हो, वो जो पोलो में फील था वो सेम फील इसमें भी है, जैसे रैपिड को खोलते थे वैसे ही वो था। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, प्लास्टिक क्वालिटी देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब उसकी थोड़ी सी मुझे लगता था उसकी ज़्यादा मतलब जो उसका प्लास्टिक था वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला था। अच्छा कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये देखो ना, प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट अगर हम मार्केट की इन्फ्लेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली भी मतलब चीज़ें काफ़ी कुछ ऐसा है कि जो इसमें मतलब बढ़ भी सकती थी, जो चीज़ें मतलब इनको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब देखो फर्स्ट जो आपका ये था कि सारे के सारे जो डोर्स पहले आते थे स्कोडा वगैरह के, उसमें 1 टच अप 1 टच डाउन, मतलब साइड ये वाले ग्लासेस आते थे, साइड विंडो सारी, ऊपर से जब आप उसको रिमोट से अनलॉक करते थे तो वो
तो रिमोट से ही मतलब सारे के सारे विंडोज़ रोल डाउन हो जाते थे। और एंटी पिंच फीचर था कि मतलब आपकी अगर फिंगर वगैरह आ जाए तो ये वापस रोल डाउन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसकी वजह से था, वो चीज़ थी। आप अगर डोर खोलते थे तो यहाँ नीचे एक मतलब वो थे, आपको लाइट्स अवेलेबल थी बिल्कुल आपके फुट के पास रात के टाइम के लिए भी। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे मतलब उस टाइम ऐसा, और भी कुछ फीचर थे जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, जो पोलो वगैरह में थे और रैपिड में थे, जो भी इन गाड़ियों में नहीं है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम और चीज़ों की बात करें कि क्या क्या इम्प्रूव किया है मैकेनिकल वे में, थोड़ा देखो 1.5 में तो दिक्कतें हैं, वो हम अभी आगे बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें आई, वो हम आपको बताऊंगा मैं ओनरशिप रिव्यू में ही, ये इसी इसमें। तो क्या है कि मतलब पहले क्या होता था, पहले ये इम्पोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स, जितने भी इनके मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, तो वो कुछ आजकल का इशू भी चला हुआ है, वो कुछ मतलब गवर्नमेंट के साथ कुछ इनको टैक्स वगैरह का वो हुआ है, तो वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, बट ऐसा कुछ था। तो हमने अभी पीछे से जब एमयू की लिंक रॉड चेंज करवाई थी, वो इतनी सी लिंक रॉड जो डिज़ायर में 250-300 रुपये की आती है, वो एक लिंक रॉड 3000 रुपीज़ की थी। और हमने 2 लिंक रॉड चेंज करवाई, और उसकी लेबर 2 लिंक रॉड चेंज करने की, अब मतलब ये मानो कि 4 नट खोलने थे, 4 नट खोलने की और 4 नट वापस मतलब लगाने की लेबर 3000 रुपीज़। तो वो तो मतलब एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब समझ से बाहर थी वो चीज़। चलो ठीक है, वो भी हमने करवा लिया, बिकॉज लिंक रॉड कहीं और मिलनी नहीं थी उसकी ओरिजिनल, तो वो भी चलो एक सेपरेट चीज़ थी। तो वो ये है कि अब जो लिंक रॉड्स वगैरह है, अब इनकी जो आपके जो इंडिया में जो पार्ट्स बन रहे हैं, और इंडिया में जो मतलब अब आपको पार्ट्स मिलेंगे, वो कॉस्टली नहीं है, वो पार्ट्स सब सस्ते हो चुके हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे इसकी लाइट्स है, हेडलाइट्स है, रियर लाइट्स है, ये शायद अभी भी इंडिया में नहीं बन रही है, शायद इंपोर्ट ही हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें भी इंपोर्ट हो रही है, बट ये है कि कुछ चीज़ें जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, वो अब इस गाड़ी में मतलब आपको, मुझे लगता है कि जो मतलब आपको जब चेंज वगैरह कराने की होएगी, तो वो पुरानी गाड़ियों से सस्ती होगी। ये थोड़ी सी अब जो मतलब इसमें इम्प्रूव हुई है, मतलब चीज़ें जो अब मतलब पुराने के हिसाब से है। बाकी अब देखो डीजल इंजन्स बंद हो गया है, वो भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। 1.5 तो देखो पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीता है, इसकी एवरेज नहीं है। अगर देखो मैं फ्यूल इकोनॉमी की भी बात करेंगे अभी आगे, तो ये कुछ था पुरानी मतलब इन चीज़ों के बारे में। और अब हम चलते हैं ओनरशिप रिव्यू में, जो मेन इस टॉपिक था, मतलब जो इस वीडियो का पर्पस था। तो देखो ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैंने ऑन एन एवरेज ये गाड़ी 1 साल में 10,000 के अराउंड ही चलाई है, इससे ज़्यादा नहीं चलाई है। तो ये देखो 32,711 किलोमीटर्स चली है गाड़ी। ये भी अभी मैं एक लंबे से ट्रिप पे गया था, तो ये इतना हो गया, नहीं तो नहीं होना था। तो ओवर द पास्ट 3 ईयर्स मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले क्या क्या घाटे हुए हैं इस गाड़ी में, और क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आई। सबसे पहले तो जो इसमें 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन जो है, इसमें एक दिक्कत थी क्लच बैठने की। क्लच बैठ जाता था इस गाड़ी का, तो वो मतलब अंडर वारंटी हुआ, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर ही जब ये प्रॉब्लम किसी को डिटेक्ट भी नहीं हुई थी, ये प्रॉब्लम मुझे आ गई थी, बिकॉज मतलब मेरी गाड़ी में आ गई थी। बिकॉज अब मुझे मतलब ऐसा होता है कि जब मैं जब गाड़ी चलाता हूँ या कोई भी गाड़ी है, तो आई गेट कनेक्टेड टू दैट कार, मतलब वो एक फीलिंग्स ही वैसी है गाड़ी के लिए। तो वैसा सा कुछ, तो मुझे पता लग गया कि इसके क्लच मतलब इसका क्लच बैठ रहा है। अच्छा, वहाँ के उनको लोगों को नहीं आती थी दिक्कत ये, बट उनको मैंने दिखाया जब, तो वो भी माने कि नहीं यार ठीक बोल रहे हो आप, पर बोलते ये बाकी गाड़ियों में नहीं है दिक्कत। तो मैं अभी गाड़ी को रिफ्यूल करवा के निकलने लगा हूँ यहाँ लक्कड़ बाज़ार से, और मुझे पता लगा कि अनफॉर्चुनेटली गोप्रो बंद हो गया था एक जगह पे। तो अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि पहले क्या दिक्कत आई थी। तो इसमें सबसे पहले गियर की जो मतलब जो क्लच की दिक्कत आई थी, उसकी वजह से 3 बार गियर बॉक्स उतरा। तो पहले वही वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको ऐसी शॉर्ट में बता देता हूँ, बिकॉज गोप्रो का थोड़ा सा भरोसा नहीं है आज। मैंने एसी भी चला दिया है वैसे, बिकॉज इसमें गोप्रो में आजकल थोड़ी सी दिक्कतें चली है। तो सबसे पहले देखो बात की जाए उस टाइम पे क्या हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैंने विद इन 2-3 मंथ्स ये डिटेक्ट कर ली थी प्रॉब्लम, तो मुझे पता लगा कि इसका क्लच बैठ रहा है, और क्लच इसका मतलब फंस जाता है बीच में, इट गेट्स स्टक इन द मिडल। उसके बाद आपको मैनुअली हाथ से रिलीज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको पाँव से मतलब ऐसे डाल के फिर ये वापस आता था। तो ये दिक्कत आई उस टाइम पे। तो मैंने कंपनी वालों को बोला, कंपनी वाले बोलते नहीं हो सकता सर ऐसा, से हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। मैं कहा ठीक है जी। अब मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्यार, आई गेट कनेक्टेड टू कार्स, और छोटी छोटी चीज़ें आपको पता लगनी स्टार्ट हो जाती है गाड़ी की। जब आप
गाड़ी के साथ रहना शुरू करते हो, गाड़ी को चलाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे ये मतलब मुझे पता लग गई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है इसमें गाड़ी में। तो मैंने कंपनी वालों को अप्रोच किया, मैंने उनको कहा, उनको दिखाई भी ये प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ऐसे ही मतलब ब्रेक ऑयल वगैरह चेक किया, ब्रेक ऑयल थोड़ा सा निकाला, वो थोड़ा सा मतलब उसको ब्लीड वगैरह किया, उसका प्रेशर वगैरह रिलीज़ किया। बोलते सर ये प्रेशर वगैरह की वजह से थी ये दिक्कत। मैं क्या चलो ठीक है, आपकी बात भी मान ली। फिर ये दोबारा से वही दिक्कत आनी शुरू हो गई, नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो सेकेंड टाइम उनको मैंने गाड़ी दे दी और उन्होंने बोला करते कि इसका एक पार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा और वो पार्ट हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो वो पार्ट पहले इन्होंने बोला मुझे हफ्ते के अंदर आ जाएगा। मैं कहा ठीक है, हफ्ता मैंने वेट किया, हफ्ते के अंदर वो पार्ट नहीं आया। और मैं उस टाइम पे इतना अनॉय हो गया, बिकॉज देखो यार, आपने भी गाड़ी खरीदी और इसको 2-3 महीने हो गए हैं, मतलब 2-3 महीने हुए ही हैं मतलब, और आपने गाड़ी खरीदी होती है सो दैट यू कैन ड्राइव इट, और मुझे वही करने का मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज गाड़ी तो शोरूम में थी। चलो एक हफ़्ता छोड़ दिया, अब उनका पार्ट का वो बोलते कि सर हमारे पास पार्ट ये मिल नहीं रहा है बिकॉज अभी इनके पार्ट्स में दिक्कत है। बट पार्ट्स का ऐसा ना, जब आपने गाड़ी एक बार आपकी बिकनी शुरू होगी है तो पार्ट्स तो रेडीली अवेलेबल भी होने चाहिए, आपको शोरूम में भी अवेलेबल होने चाहिए। बिकॉज ये मैंने बात पहले भी बता दी थी उनको। तो फिर उनका पार्ट आया, मैंने स्कॉडा इंडिया वालों को भी मतलब कंप्लेंट करी, तो बट स्कॉडा वालों ने ये काफ़ी सीरियसली ली बात, और स्कॉडा वालों ने मतलब डीलरशिप वालों को धुआं दे के रखा कि आप करो इनका काम। और मतलब उस चीज़ से मतलब पार्ट भी चलो आ गया, वो जल्दी आ गया और पार्ट वगैरह किया रिप्लेस, और कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ टाइम बाद मतलब 1-1.5 महीने बाद मैं चंडीगढ़ में था और एक मैं रेड लाइट पे था, और जैसे मैंने क्लच दबाया और वो क्लच बीच में फिर से फंस गया। और मैं कहा ये क्या, मैंने उस टाइम फ़ोन किया कि मैं कहा ये तो फिर से आ गई दिक्कत। फिर ने बोला करते कि सर मुझे लगता है कि क्लच रिलीज़ बैरिंग भी चेंज करना पड़ेगा साथ में। मैं कहा ठीक है जी। फिर मैंने और 1 हफ्ते के लिए गाड़ी छोड़ी सेकंड टाइम के लिए, जब उनके पास इस बार पार्ट्स आने वाले थे मैंने तभी छोड़ी गाड़ी। तो मैंने छोड़ दी गाड़ी, क्लच रिलीज़ बैरिंग भी चेंज किया, वो ये वाला पार्ट भी उन्होंने दोबारा से चेंज किया। तो गाड़ी ठीक है उन्होंने करके दे दी, तो फिर वो थोड़ी सी ठीक हुई और वो कुछ टाइम बाद फिर से वैसे ही हो गया। मतलब वो कुछ दिन बाद ही मुझे पता लग गया कि इसमें फिर भी ये दिक्कत आ रही है, नहीं हुई वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि सर एक कुशैक में भी ये दिक्कत आई है 1.5 में, तो हमने उसमें सील है एक, वो देखी तो शायद वो सील की वजह से है। मैं कहा चलो ठीक है जी, अब ये भी कर दे। तो थर्ड टाइम फिर से मैंने गाड़ी छोड़ी, तो थर्ड टाइम जब से हुई है तब से ये अब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अभी लास्ट ईयर की बात है, जून के टाइम की बात, क्यों मैंने सर्विस थोड़ी सी लेट कराई थी। मई में मैंने सर्विसिंग कराई थी, सर मार्च में करवानी थी, लेकिन मैं उनको बता दिया था कि मेरी गाड़ी चली नहीं है और थोड़ी मतलब खड़ी है, तो अभी और मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने मई जून में करवाई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसका कैंपेन चला है। अब देखो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स एक कैंपेन चलता है, उसमें ये प्रॉब्लम, अब जब सारी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में दिक्कत आ रही है 1.5 में, तो 2 साल बाद उन्होंने वो कैंपेन एक लॉन्च करते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला करते हैं कि सर कैंपेन में हमारे को वो सारे के सारे पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे, अगर रिप्लेस करने की नौबत आती है तो रिप्लेस भी करने पड़ेंगे, तो आपको फिर से गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने उनको उस टाइम पे बोला सर्विसिंग के टाइम के कि मैं नहीं छोड़ सकता इस टाइम पे, तो बिकॉज मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं नहीं छोड़ सकता था गाड़ी। तो उन्हें बोला करते कि सर या तो आप हमारे को रिटर्न में दे दो। मैंने उनको बोला मैं क्या यार अभी भी तो इसका काम हुआ है, मैं कहा अब तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा मैंने तो फिर 4 बार मेरा गियर बॉक्स उतर जाएगा इस हिसाब से, 4 के 3 बार गियर बॉक्स उतर जाएगा इस हिसाब से। तो उन्होंने कि नहीं सर ये तो देखो अब हमारे को तो करना पड़ेगा, हमारा तो ये कैंपेन चला है और कैंपेन में ये मतलब कंपलसरी है ये चीज़। तो मैंने बोला मैं कहा चलो ठीक है, नहीं तो बोलते कि आप ये, उन्होंने बोला मुझे एक ऑप्शन दिया कि आप रिटर्न में दे दो, कि कल को अगर इसमें क्लच में कोई भी इशू आता है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद हो और ये अंडर वारंटी नहीं होगा अब नेक्स्ट टाइम। मैं क्या यार ये भी क्या बात हुई। तो मैंने बोला मैं कहा नहीं मैं ऐसा रिटर्न में कुछ नहीं देने वाला, मैं कहा आपको जो कैंपेन में करना होगा आप कर लेना, बट मुझे टाइम दो कुछ। उसके बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी वैसे ही बैक साइड से हिट कर दी थी, मतलब वो उस टाइम एक वो इंसिडेंट हुआ था, वो उसकी वीडियो भी है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये कैंपेन वाला काम भी करवा दिया। तो ऐसा देखो अब इस क्लच में वैसे ऐसा दिक्कत है नहीं, और आए प्रे कि कभी ऐसी दिक्कत आए भी ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर आपकी गाड़ी शोरूम में पड़ी रहे 1-2 हफ्ते, तो किसको दुख नहीं होगा। बिकॉज जब आपने गाड़ी परचेज़ की है तो आपने वो मतलब इसीलिए किया है ताकि आप उसको चला सको जब भी आपका मन करे। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी खड़ी रहे, शोरूम में खड़ी है। तो ये कुछ था, तो प्रॉब्लम इसके सिवाय कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो इस गाड़ी में मैं सच बात बोलता हूँ, इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है अभी विद इन द मतलब जो पास्ट 3 ईयर्स है, इस गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं आई है।
बाकी मतलब बाकी हर एक चीज़ बढ़िया है। मैं देखो हर साल इसकी सर्विसिंग करवाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए क्या है, मतलब ये ईयरली देखो 10,000 किलोमीटर्स चलती है ऑन एन एवरेज, और 15,000 किलोमीटर्स का इसका वो चलता ही चलता है इंजन ऑयल। तो बहुत अच्छी गाड़ी है। देखो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि गाड़ी ख़राब है। देखो R&D और इन चीज़ों में आ जाती है दिक्कतें, और इस टाइम पे देखो अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन बंद कर दिया है स्कॉडा ने। अब वो मुझे नहीं पता कि वो इसी क्लच के रिगार्डिंग था, क्लच के इशू की वजह से था। अब ये अगर उन्होंने बंद किया है तो मतलब या तो वो फुली इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए हैं, अपने एंड से अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके थोड़े से वो थे, जो इसकी मैं बोल सकता हूँ इसकी थोड़ी सी मतलब जो दिक्कत आई मुझे, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ। नेक्स्ट इसकी बात करें जो अच्छी चीज़ें हैं, देखो अच्छी चीज़ों में मैं बताऊँ, फ्यूल इकोनॉमी मुझे बहुत बढ़िया लगी। देखो इसकी ऐसा नहीं है, अब कुछ चीज़ें आपकी गाड़ी चलाने के ऊपर भी आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। देखो अगर मैं बताऊँ लॉन्ग टर्म पे, देखो 15.3 kmpl की इसने मुझे वो दी है। ये मेरा ट्रिप था अभी, जो मैंने कभी उत्तराखंड को ट्रिप लगाया मेरा एक, तो 1490 किलोमीटर्स ये गाड़ी उस टाइम पे चली है। तो 15.3 की इसने फ्यूल इकोनॉमी दी है, जो बहुत बढ़िया थी। आज देखो अभी देखो अगर मैं सवेरे से बात करूं तो अभी हमने इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये तो 6-7 की एवरेज देती है। हाँ अगर मैं इसको बूस्ट करूँ बहुत ज़्यादा तो ये देती है। देखो फ्यूल इकोनॉमी इसकी ड्रॉप होती है, बट उस टाइम पे जो इसका मज़ा है इस गाड़ी को चलाने का, इस गाड़ी को भगाने का, वो भी फिर एक अलग ही लेवल का है। और बाकी देखो, और इस गाड़ी की देखो जो हम सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में बात करें, सर्विसिंग कॉस्ट देखो इसकी जाती है शायद अराउंड 7 to 7.5 थाउजेंड, मतलब ये रखो 7 से 7,500 रुपये, मतलब ये रखो 7 to 7,500 रुपीज़, मतलब इतना करा है। बाकी अगर आप इसके डिस्पैड चेंज करवाते हो तो डिस्पैड इस वाले मॉडल की जो 1.5 है इसके थोड़े से कॉस्टली है। और थोड़ा सा मैं इसलिए इस साइड को स्विच कर रहा हूँ बिकॉज मैं GoPro देख रहा हूँ कहीं टर्न ऑफ तो नहीं हो रहा है। तो सर्विसिंग कॉस्ट भी ठीक है। थोड़ा सा ये है कि हाँ, जब हर ईयर, अब देखो पहले 3 साल क्या था, इसकी थर्ड पार्टी हुई हुई थी, अब इसकी थर्ड पार्टी भी है इस टाइम, तो इसकी इंश्योरेंस करानी है। तो अराउंड 33-34,000 कॉस्ट कर रही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अभी इसका क्लेम भी ले लिया था। तो चलो वो भी ठीक है, वो भी एक जस्टिफाइड अमाउंट है, वो कोई खर्चा नहीं है, वो एक नॉर्मल एक चीज़ है जो आपने जब गाड़ी ओन की है तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। और बाकी देखो इसने मुझे और कोई, देखो मैंने थोड़े से जो टायर्स वगैरह अपग्रेड किए उससे थोड़ी सी इसकी हैंडलिंग वगैरह बेटर हुई है, वो चीज़ें अच्छी हुई है। तो GoPro में ये बार बार इशू आ रहा है। तो अब देखो मैं सर्विस के बारे में बात कर रहा था इसकी। तो फर्स्ट टाइम जो सर्विसिंग करवाई थी उस टाइम तो इसके 35-3600 ही लगे थे, बिकॉज उस टाइम पे लेबर फ्री थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सर्विस पे। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड टाइम पे ज़्यादा पैसे लगे थे, बिकॉज उस टाइम पे लेबर ही अराउंड 2500 थी सिर्फ सर्विसिंग की, और मतलब जिसमें सब कुछ आता है, उनका सॉफ्टवेयर वगैरह भी आता है। तो मुझे वो भी जस्टिफाइड लगा, देखो वो जस्टिफाइड अमाउंट लगा है मुझे। तो सर्विसिंग वगैरह की कॉस्ट भी ठीक है सेकंड टाइम। और हाँ, फर्स्ट टाइम पे 3-3.5 हज़ार आए थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने डिस्पैड भी चेंज कराए थे तो 10-11 हज़ार रुपये मेरे उस टाइम पे लग गए थे। तो अगर मैं सर्विस कॉस्ट की देखो बात करूँ, अगर आप इस गाड़ी को 1 साल में इतने लाइक चलाते हो कि आपकी मतलब 1 साल में वो सर्विस भी हो रही है और आपने मतलब उतने किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है, तो ये गाड़ी बढ़िया है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा खर्चा है, मतलब ठीक है 1 साल में इतना जस्टिफाइड अमाउंट है। अच्छा, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, तो मैं उनसे अपना वो पूरा कर लेता हूँ, मतलब जो बाकी चीज़ें हैं मैं, क्योंकि उसकी सर्विसिंग वगैरह सस्ती है उस गाड़ी की। और इसमें क्या है कि मतलब अगर कोई इसको डेली यूज़ के लिए कर रहा है और डेली मतलब और काफ़ी चला रहा है, अगर आप सपोज़ करो कोई 1 साल में 2 बार सर्विसिंग करा रहा है, हाँ उसके लिए थोड़ा सा कॉस्टली उसको लग सकता है। बट ये है कि 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन का मज़ा नेक्स्ट लेवल है। मैं हमेशा हर वीडियो में बात बोलता हूँ, बिकॉज मैंने इस गाड़ी को काफ़ी दौड़ाया है, काफ़ी। इसकी सिर्फ अभी टॉप स्पीड वाला वो कहीं वो ट्रैक नहीं मिला है अभी ढंग का, तो वो अभी नहीं चेक हो पाया है। बाकी तो मतलब 1.5 और मतलब इस गाड़ी की रिलायबिलिटी और हर चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस गाड़ी को लेके, हाँ सिर्फ मुझे क्या पोलो का थोड़ा सा पोलो के साथ इमोशन है। पोलो मैं सोचता भी हूँ कई बार ओन करूँ, बट थोड़ा सा वही होता है कि उन गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट है जो वो हाई है। अब देखता हूँ, अभी इसमें भी देखो 3 साल में भी तो कोई शॉकर वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। आई होप कि ना भी आए अभी 4-5 साल, और अगर नहीं आती है तो हाँ, दिस इज़ अ टफ कार। अब देखते हैं बाकी, बिकॉज 5 साल में शायद अराउंड 50,000 किलोमीटर्स तो मैं चला ही लूँगा, मुझे इतनी उम्मीद है। बिकॉज अब मैं सोच रहा हूँ कुछ एक अभी
अपनी वीडियोस के लिए भी, और जब हमारे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं अर्न करना भी स्टार्ट करता हूँ यूट्यूब से, तो कोई अच्छी सी एक ट्रिप हम बनाएंगे जिसमें हम इसे काफ़ी चलाएंगे। हो सकता है हम दिन का इसको 1000 किलोमीटर चला के देखें, तो एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे स्लाविया में। तो वो एक टॉपिक्स है जो ये आगे आने वाले हैं। बाकी देखो ओवर द पास्ट 3 ईयर्स अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है ये। मैंने इसमें एक दिन में मतलब ये रखो आप, ऐसे सफ़र भी किए हैं, ऐसे ट्रिप्स भी किए हैं जिसमें मैं एक ही दिन में 700-800 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है। और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं गया हूँ, देखो यहाँ से मैं दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूँ अपनी सिस्टर को लेने, तो वो 350 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी अगर आपने अरे परे जाना हो, जो आपने टर्मिनल 3 तक जाना हो, तो वहाँ तक थोड़ा और है 18 किलोमीटर्स। तो ये रखो कि आपका 750 किलोमीटर्स में चल पड़ता था उस दिन, उस सेम डे। तो उसमें सिर्फ बीच में एक रेस्ट मिलता था जब हम एयरपोर्ट पे रुकते थे, तो वो था। तो उस टाइम में देखो मैं डेली मतलब अप डाउन करता था, तो कोई मतलब ब्रेक से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग ज़बरदस्त, हर चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है, सॉलिड भी ये गाड़ी बहुत है। और मतलब स्टेबिलिटी भी, मैं सच में बात बोलूँ, आई थैंक गॉड कि मतलब इसमें आज तक कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है। अगर ये पीछे से भी उस टाइम पे हिट हुई है तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि गाड़ी वैसी नहीं बन पाई। अच्छा हो गया काम, ऐसा नहीं है, ठीक काम हो गया। मैंने इंश्योरेंस में क्लेम किया था वो उस टाइम पे, ठीक हो गया, काम भी ठीक हो गया। बस थोड़ा सा पेंट क्वालिटी में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ था, बट हाँ बाकी ऐसा नहीं है। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, गाड़ी पंची है। जिस चीज़ के लिए मैंने गाड़ी ली थी, मैंने ली थी ये गाड़ी सिर्फ पंच के लिए। जो हाँ, मैं एक चीज़ जो बोला था, मुझे ये थोड़ा सा, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मुझे ये इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है, मुझे लगा था ये कुछ अमेजिंग सी चीज़ होगी इसमें डुअल मीटर्स होंगे, वो होंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे तो गोप्रो बार इशू दे रहा है। तो लास्ट में अब इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को कि ओवरऑल ओवर द पास्ट जो टाइम निकला है उसमें क्या मेरा हो रहा है। और थोड़ी सी हाइपर ड्राइव तो नहीं, बट एक लिटिल ग्लिम्स हम देखेंगे इसका कि स्लाविया को चलाने में क्या मज़ा आता है कि नहीं आता है, और 3 सालों में क्या चीज़ें इस गाड़ी में चेंज हुई है। सबसे पहले देखो क्लच लाइफ है, वो तो आपको पता है कि वो थोड़ी सी, जब आप पहाड़ पे रह रहे हो तो क्लच का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ता है क्लच, तो उस वजह से क्लच की लाइफ कम हो गई है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा अभी कितनी, मतलब ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितनी बची है, बट मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 साल बाद शायद मुझे इसकी जो क्लच प्लेट है और जो इसकी प्रेशर प्लेट होगी, वो पूरा जो सेट आता है, वो दोनों में इकट्ठे में चेंज करवा दूँगा। तो वो एक ज़रूर है कि मुझे लगता है कि करवानी ही पड़ेगी। और बाकी मुझे पता नहीं कैसा व्यू आ रहा होगा, बिकॉज अब मैं गोप्रो से नहीं बना रहा, मैं फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो, और मेरे पास ज़्यादा एक्सेसरीज़ नहीं है अभी। तो इसके हेडरेस्ट के नीचे मैंने इसको माउंट किया हुआ है अभी। तो बाकी देखो ओवरऑल मैं सच बोलूँ तो मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, इस गाड़ी की हैंडलिंग, स्टीयरिंग फील, आपको ब्रेकिंग कैसी मिल रही है इसमें, मैं हर एक पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और होना भी चाहिए देखो यार, बिकॉज 18 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। एक टाइम पे 18 लाख में आपकी देखो फॉर्च्यूनर भी आ जाती थी, 19-20 लाख की थी जब वो लॉन्च हुई थी। आज की डेट में तो फॉर्च्यूनर ओन करना ही मतलब अपने में एक अलग बात है, बिकॉज फॉर्च्यूनर अब हर कोई नहीं खरीद सकता। मतलब यहाँ पे हिमाचल में तो नहीं है अभी भी मतलब इतना वो, बट हाँ ये है कि 18 लाख बहुत होते हैं। और अभी देखो मैं ये देख रहा हूँ कि अब GTI लॉन्च हो रही है, अब एंथुजियास्ट जो भी है वो उसको ओन करना ही चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट एट अ प्राइस ऑफ 50 to 55 lakhs अगर वो गाड़ी लॉन्च होती है तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज नहीं कर सकते, देखो यार अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान इतना। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, आई ओन 5 कार्स देखो, बट ऐसा नहीं है, वो भी कैसा है, मेरे को शौक बहुत है, तो EMI वगैरह के थ्रू जो भी है वो कलेक्शन हो जाती है देखो। तो ऐसा है कि चला है, मतलब कर रहा हूँ मैं। बाकी देखो थोड़ा सा अगर मैं देखो उसको हाइपर ड्राइव करूँ और पहाड़ों के हिसाब से बताऊँ तो बहुत बढ़िया। देखो सेडान्स वैसे भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपको एक मतलब फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए और आपको हैंडलिंग भी अच्छी चाहिए, तो मतलब इससे अच्छी गाड़ी नहीं है। सेडान्स आर वैसी मतलब रियली इम्प्रेसिव। ये है सेडान्स में मज़ा आता है गाड़ी को चलाने का, हैंडलिंग का, हर चीज़ का। ये थोड़ा सा है। बाकी हाँ मतलब जैसे अब मैंने इसमें टायर प्रोफाइल भी चेंज करवाई है, तो उस टायर प्रोफाइल की वजह से भी थोड़ा सा ये होता है कि जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफ सी आपको लगेगी, बिकॉज लो प्रोफाइल टायर्स में आपको झटके
ज़्यादा लगे हैं, बिकॉज जो रबड़ का कॉन्टैक्ट है रिम के साथ वो थोड़ा मतलब उसका डिस्टेंस जो आप बोल सकते हो, जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। जो हाइट है टायर की वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू जो कंपनी से आता है। कंपनी से आता है 205/55 और ये है 225/45 होती है एस्पेक्ट रेशियो है, लेकिन ये है लो प्रोफाइल टायर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखो मेरा कभी भी ऐसा मूड नहीं है कि मैं भी इसको कभी सेल आउट करूँगा। और अगर आप देखो मैं आपको लास्ट जो हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि शुड यू बाय दिस इन 2025। देखो स्कोडा स्लाविया और वर्टस और न्यू वर्ना, इन तीनों में से आप कौन सी गाड़ी लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है ये सबसे पहले पर्सनल चॉइस। तीनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, मैं वर्ना को भी बोलूँगा, वर्ना भी बहुत अच्छी गाड़ी है। बट हाँ, वर्ना का एक फ़ायदा क्या है कि वर्ना मतलब इंडियन मार्केट ओरिएंटेड है। मतलब वर्ना क्या बोल सकते हो आप, मतलब हायुंडई बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट ओरिएंटेड है। वॉक्सवैगन और स्कोडा का ये है कि हाँ वो मतलब अपनी ग्रिप तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि हाँ वो पता नहीं है कि वो एक मार्केट वैसी कैप्चर कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। बाकी हाँ अगर आपको ये कुछ ऑफर्स में मिलती है तो यू शुड डेफिनेटली बाय स्कोडा स्लाविया 1.5। बट आपको अब शायद DSG ही मिलेगा, तो वो थोड़ा सा एक है। अब आपको मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन तो नहीं मिल पाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन तो जब तक था वो तब तक ही था। ये भी थोड़ी सी अब रेयर हो जाएगी 1.5 MT। वैसे तो मुझे लगता है क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स सेल हुए हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा रेयर होगी। बट हाँ ये है कि अब DSG का ऑप्शन ही है तो हाँ। बट ये है कि वर्टस में भी आ रहा है 1.5 MT, तो आप उसको ले सकते हो। 1.5 MT जो है वो बहुत प्यारी है, आपको चलाने में मज़ा आएगा इस गाड़ी को। तो ये कुछ बातें थी देखो मतलब इस गाड़ी के बारे में। तो ओनरशिप रिव्यू कुछ इस तरीके का था। अब बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा। बाकी देखो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही और आप लोग ही मुझे मोटिवेटेड रखते हो कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, न्यू वीडियोज़ बनाऊँ। और बाकी फैमिली फ्रेंड्स है जो मेरे, और बाकी भी जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जो मैं एक लास्ट जो मैं बात करूँगा, लास्ट एक मेरी बात है कि हम एक अब देखता हूँ मैं एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ शायद, हाउ टू लर्न मतलब हाउ टू स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम स्क्रैच। तो वो एक शायद अभी आएगी, मतलब एक जो हमने बनानी है वो अभी देख रहा हूँ। अभी हम वो सोच रहे हैं कि उसको कैसे स्टार्ट किया जाए। तो हम मारुति 800 से शुरू करेंगे, वो मारुति 800 से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे आपको गाड़ी चलानी सीखनी है। और हम कोई एक वॉलंटियर भी ढूंढेंगे जिसको हम गाड़ी चलाना सिखाएंगे। तो वो थोड़ा सा है, अगर मुझे कोई शिमला से ही मिल गया जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है और थोड़ी सी अगर आती भी है तो हम हो सकता है उसको वॉलंटियर अपने पास रख लें। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना अगर कोई है जो मतलब गाड़ी सीखना चाहता है। और हम एक मतलब ये टॉपिक हम कवर करेंगे उस पर ही, और हम उसको बिल्कुल, बट वो होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि वो 18+ हो, गर्ल और बॉय, इट कैन बी एनीथिंग, कोई वो नहीं है। और 18+ हो उसको। उसके बाद हम सारा का सारा वो करेंगे, पूरा का पूरा हर एक चीज़ बताएंगे कि लर्निंग मतलब ड्राइविंग टेस्ट से लेकर कि आपने सबसे पहले लर्निंग टेस्ट भी देना है और आपको सारे के सारे साइंस वगैरह पता होने चाहिए। ये सब कुछ हम उसमें अब बनाएंगे बिल्कुल। ये अब हम न्यू एक मतलब हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मुझे बताना कि आप लोगों को ये चाहिए प्लेलिस्ट कि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं एक प्लेलिस्ट तो बना लूँ लेकिन वो एक अनवांटेड सी प्लेलिस्ट बन जाए। तो मुझे बताना, और वो बिल्कुल स्क्रैच से होगा कि हम बिल्कुल स्क्रैच से गाड़ी चलाना सिखाएंगे कि आप बिल्कुल और टू अ परफेक्ट पॉइंट कि आप गाड़ी कैसे मतलब आप चला सकते हो, मतलब चलानी सीखोगे उस पर। तो वो एक देखते हैं, और एक हम वॉलंटियर भी ढूंढेंगे, देखते हैं अगर कोई मुझे अपने रिलेटिव में ही मिल गया तो। बस ये है कि अब देखते हैं, वो एक हम शुरू करेंगे और 800 पे ही करेंगे उसका। 800 से स्टार्टिंग करेंगे मारुति 800 से, और हम इस लेवल तक ले जाएंगे कि वो एट द एंड स्कोडा स्लाविया भी चला पाए। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, बट आई लव चैलेंजेस। तो अब देखते हैं, वो करेंगे हम, और वो पक्का करेंगे, प्लेलिस्ट हम बनाएंगे और उसमें हम हर एक चीज़ बताएंगे जब आप गाड़ी चलानी सीख रहे हो। उसके बाद जो यहाँ पे शिमला में जब टेस्ट होगा तो वो ड्राइवर लाइसेंस भी ऑब्टेन करके बताएंगे हम उसमें, जो भी हमारा वॉलंटियर होगा। तो देखते हैं बाकी। और उस वीडियो से आए विश के लोगों की हेल्प भी हो तो प्लीज़
जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और वो वीडियोस देखता है मेरी, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आई एम थिंकिंग अबाउट गिफ्टिंग यू पीपल समथिंग आउट ऑफ द मनी दैट आई विल गेट फ्रॉम यूट्यूब। तो वो मैं ज़रूर सोच रहा हूँ, बिकॉज हम कुछ मतलब 5 या 10 पीपल को देने वाले हैं। वो उस टाइम क्राइटेरिया देख लेंगे कि किस हिसाब से दिया जाए। तो वो एक पक्का बात रही है, वो मतलब पक्की एक बात है जो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे हम पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। तो आई विश के जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, उसके बाद 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाए। और बाकी जो भी है मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता अभी कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था कुछ स्कोडा स्लाविया 1.5 MT का ओनरशिप रिव्यू, और बाकी मैंने पावर फिगर्स वगैरह की बात नहीं करी है, तो आई एम सो सॉरी। अगर मैं बता देता हूँ, वैसे 150 bhp पावर जनरेट करती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट चलो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने स्किप कर ली होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, जो जिस इंसान ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है उसको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज यू पीपल मीन एवरीथिंग टू मी राइट नाउ। आप लोगों की वजह से ही ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, और आने वाले टाइम पे भी शायद ये आप लोगों की वजह से ही चलेगा। तो कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू एवरीवन एंड लव यू ऑल।